सत्ता से पूछने के लिए बड़े पत्रकार, बड़े संपादक ही जिम्मेदार नहीं हैं कि उन पहलवान बच्चियों को जिस तरह से जंतर मंतर पर घसीटा गया था, उनके बारे में किसी को चिंता नहीं हुई। सवाल ये है कि हम संवाद माध्यम वाले इस सवाल को उठाने से क्यों हिचक रहे हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं? सिर्फ भारतीय लिखने से हमारी कानूनी संहिता जो है वो भारतीय नहीं हो जाती। अगर उसमें तानाशाही के लक्षण हैं तो हमें उनको हटाना चाहिए। आज दुर्भाग्य ये है कि विशेषज्ञता प्राप्त करना तो बात की बात है, हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हम जो है वो माइक्रोफोन वाली स्थिति में हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, पत्रकारिता और पत्रकार दोनों संकट में हैं। एक वक्त था जब संपादक रीढ़ हुआ करता था और संपादकों की बदौलत ये पत्रकारिता, पत्रकार बेबाकी से अपनी जो पत्रकारिता है वो किया करता था। लेकिन कितना दौर बदल चुका है। मैं बातें इसलिए कर रहा हूं कि हम आज एक बहुत खास विषय है, आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, स्वर्गीय राजेंद्र माथुर साहब, कालजयी संपादकों में गिने जाने वाले, साथ में महात्मा गांधी जो देश को आज़ादी दिलाने वाले, जिन्होंने वो एक नींव रखी थी और उसको कैसे मिला सारा कुछ, वे भी पत्रकार थे। ये सारा कुछ है और आज भोपाल में उनका 91वीं जो जयंती है वो मनाई गई है। यहाँ पर हम सब इकट्ठे हुए थे और साथ में बहुत बहुत उस दौर में माथुर साहब के साथ काम करने वाले लोग भी यहाँ थे और वो कुछ मुख्य अतिथि थे, कुछ और वक्ता थे और उन्हें अपनी अपनी बातें रखी और वो दौर स्मरण कराया कि तब पत्रकारिता कैसी बेबाकी से होती थी और उसके बाद नेता, राजनेता और इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी और इमरजेंसी के बाद जो जो हुआ और कितनी उनकी आलोचना हुई और लिखा गया, पन्ने के पन्ने खाली छोड़े गए। राजेंद्र माथुर जी ने वो पन्ना खाली छोड़ा था, संपादकीय का जो पन्ना था, पहला पेज। तो ऐसे दौर के बाद जब पुनः वापसी हुई तो ऐसे लोगों की जो बहुत घनघोर आलोचक थे, चाहे वो राजेंद्र माथुर जी हों और भी लोग, तो क्या क्या फिर उसके बाद इंदिरा जी की तरफ से हुआ, तो बहुत सारे उद्धरण हुए, वो उस दौर को याद किया गया। तो मैं ये सारी बातें पुनः कहूँगा इसलिए भी कर रहा हूँ कि वो दौर और आज का दौर, आज चौथा स्तंभ कहाँ खड़ा है, क्या हालत है उसकी, और आज की जो सरकार है, आज का जो शासक हैं, उनके बीच में क्या ऐसा सोचा जा सकता है। तो जो कुछ यहाँ हुआ उस पर और बाकी जो कुछ वहाँ उस दौर के संस्मरण यहाँ सुनाए गए, सब पर बातचीत करने की चलूँगा। जो हमारे यहाँ मुख्य अतिथि थे, जाने माने नाम, प्रकाश हमारे साथ दुबे साहब साथ में हैं और प्रकाश जी खुद नवभारत टाइम्स में रहे माथुर साहब के साथ और साथ साथ आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में आपने भूमिका अपनी अदा की और बाकी भी अब दैनिक भास्कर महाराष्ट्र का जो ग्रुप है उसको आप लीड कर रहे हैं। और मैं बहुत स्वागत करूंगा प्रकाश सर। और यहाँ जो चीज़ें हम बात कर रहे थे, आपने कुछ उद्धरण हुए, कुछ बातें बताई कि माथुर साहब क्या थे और कैसे वो पत्रकारिता करते थे, कैसे आगे बढ़ाते थे। आज तो हो गया कि संपादक नाम की संस्था मर चुकी है जैसा शब्द होता है, तो कितना दर्द और दुख होता है। तो जो कुछ माथुर साहब, उनके दौर की कुछ चीज़ें हम हमारे दर्शकों को बताइए। आप अवसर दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात तब से शुरू करूंगा जब मैं नवभारत टाइम्स में नहीं था और राजेंद्र माथुर जी भी उस समय नवभारत टाइम्स में नहीं पहुंचे थे। मैं एक विद्यार्थी था। चूँकि आपातकाल के दौरान जो कुछ भी हुआ था, तो हम जैसे जो तरुण हैं, किशोर हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको लगता था कि उन सारे लोगों की जो भूमिका रही है वो बहुत ही घृणित थी और कुछ ऐसे लोग जिन पर बड़ी श्रद्धा थी, जिन्होंने निश्चित ही देश के लिए बहुत कुछ किया था, उनमें से एक नाम था गांधी जी के पट्ट शिष्य बेटे की तरह आचार्य विनोबा भावे। तो एक विद्यार्थी के नाते मैं चूँकि पत्रकारिता की डिग्री लेने, जर्नलिज़्म करने में नागपुर गया था, वहाँ से मैंने नई दुनिया के लिए, जिसके संपादक राजेंद्र माथुर जी थे, वहाँ से लिखने का शुरुआत कर दी। उसमें लगभग हर उसमें मैं ये लिखता था कि
ये जो सरकारी संत हैं, या कभी उनको मठी गांधीवादी में लिख देता था, जो मूलतः शब्द राम मनोहर लोहिया का था, उस पर कोई कटौती नहीं होती थी। और जब वहाँ से चिट्ठी, उन दिनों मनी ऑर्डर से धनराशि आती थी, और उसके साथ में बाद में चिट्ठी आती थी कि इस विषय पर आप लिखिए, तो उसमें आता था कि आदरणीय दुबे जी। एक बार अवसर मिला और मैं इंदौर गया, तो उनसे मिलने गया, तो उस समय वो देख के चकित हुए कि ये तो बच्चा है। उन्होंने कहा कि भाई आप इस पे किस तरह से लिखते हो, क्या है, ये तो बात बाद में करेंगे। उन दिनों वो लाइब्रेरी में बैठते थे नई दुनिया की, उसी के साथ में उनका केबिन लगा हुआ था। आप उससे पहले नरेंद्र तिवारी जी से मिले हैं। नरेंद्र तिवारी जी जो 3 मालिक थे उनमें से एक थे, और संपादकीय के जो लोग नीचे बैठते थे उनमें से वो वहाँ पे बैठा करते थे। तो मैंने कहा मैं उनको जानता नहीं। बोले नहीं, वो तुमसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। तो मैं चला गया, वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा एक व्यक्ति, बाल सफ़ेद हैं ऊपर से नीचे तक, झकाझक सफ़ेद खादी पहने हुए हैं, वो बैठे। तो उन्होंने पहले तो मुझे देखा ऐसा ऊपर से नीचे घूर के, और बोले प्रकाश दुबे। मैंने नमस्कार किया। मैंने कहा जी नागपुर में रहते हो? मैंने कहा जी मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे। कितना जानते हो विनोबा जी के बारे में? तो मैंने कहा कि विनोबा जी के बारे में सब कुछ साफ है, जिस तरह से किया, मैं आपका मतलब नहीं समझा। बोले इतनी बड़ी हस्ती जिसने पूरा देश घूम लिया, पदयात्रा कर ली, जिसने देश के लिए इतना भूमि दान करवा दिया, और ये सब, उसके बारे में इस तरह के शब्द लिखते हुए हिचक नहीं होती है? और उन्होंने बहुत कि सोचो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि वो कितनी महान हस्ती है। तो मैं तो निश्चित था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जो किया है वो सही किया। मैंने बताया, मैंने कहा साहब मैं तो एक विद्यार्थी के नाते वहाँ पे पवनार आश्रम में घुस जाता था, और मेरी दादा धर्माधिकारी और दूसरे सारे लोगों से बातचीत होती थी, तो मुझे मालूम है कि वो उन्होंने किस तरह से ये किया, और ये मौन व्रत क्या है। मैंने कहा साहब आपको लगता होगा, वो तो बसंत साठे जी ने कह दिया, उन्होंने खंडन भी नहीं किया और चुपचाप बैठे रहे। तो उनको थोड़ा और ज़्यादा ख़राब लगा। उन्होंने कहा कि अरे बच्चे हो, जिम्मेदारी समझो, वगैरह वगैरह उन्होंने कहा। लेकिन आखिर में उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरा संपादकीय से कोई लेना देना नहीं है, मेरे मन में जो था मैंने कह दिया, लेकिन मेरी बात पर विचार करना। अब मैं पसीना पसीने वापस माथुर साहब के पास आया, तो निश्चित था कि उनको तो शायद अंदाज़ रहा होगा। तो उन्होंने वहाँ पे चाय मंगा रखी थी, चाय भी। मैंने कहा साहब, उन्होंने तो बहुत फटकार लगाई मुझे। बोले देखो, उन्होंने और क्या कहा? मैंने कहा साहब ये कहने से बात थोड़ी बनती है, वो अखबार के मालिक है, ये तो मुझे भी पता है। बोले आप जो लिखते हो, जैसा लिखते हो, लिखते रहो, कोई चिंता नहीं है। ये राजेंद्र माथुर का मेरा पहला व्यक्तिगत परिचय था। इससे मुझे पता लगा कि अभी आज जो कहते हैं ना कि सारे संपादकों की कौम मर गई है, या मूर्छित पड़ी हुई है, या चापलूस हो गए हैं, चाटुकार होते हैं, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता। इसलिए कि भाई देखिए, कहीं भी कोई मैच होता है, खेल होता है, फुटबॉल का विश्व कप हुआ हाल में, फुटबॉल के विश्व कप में एक टीम तय कर ले कि भाई हम तो जो है दनादन आपके ऊपर हमले करेंगे, और दूसरी टीम कहे नहीं भाई हमें नहीं लड़ना, हम तो आपके हाथ जोड़े हैं, जाके गोल कर लो। तो अगर पत्रकार समुदाय ने ये तय कर लिया है कि भाई हमें फॉलोआ नहीं देना है, तो उसके लिए ये क्यों कहें कि वो मर गए, ये कहिए कि उन्होंने मैदान छोड़ दिया। तो मुझे ये लगता है कि आज जो स्थिति नज़र आ रही है, ऐसा नहीं है, लोग सोशल मीडिया को गाली देते हैं, लेकिन आप देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारी जो वेब मैगज़ीन हैं, उनमें कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपने सीमित संसाधनों के बावजूद कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनमें से किसी को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मैं तो, चूँकि हम लोग संपादकों की संस्था है हमारी, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, उसमें मैं देखता हूँ हम लोग केस लड़ते हैं, नियम कानून बदले जाते हैं। तो हम अगर ये मानने लगे तो
दो बातों को मैं राजेंद्र माथुर को श्रेय देता हूँ और उनसे मैंने सीखा है। एक बात तो उनका ये कहना था कि देखिए, आपके पास कोई खबर है, आप उसको दबा के मत रखिए, और उसका एक संयोग है कि उसका संदर्भ भी मध्य प्रदेश है। हुआ ये था, विद्याचरण शुक्ला जब बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, केंद्र में उनकी तूती बोलती थी, उस समय उनसे सुंदरलाल पटवा मिले और पटवा ने कहा कि देखो, वो स्वदेश अखबार डूब रहा है, उसकी थोड़ी मदद करो। तो जैसे ही वो बहुत मुंह फटते और उनकी आवाज़ में तैश भी था, तो उन्होंने पटवा जी से क्या इस तरह का निकालते और ये करते, और मैं देखता हूँ तुमने वहाँ से रायपुर से भी निकाल दिया है। तो जो हमने सुना उन्हीं के नज़दीकी लोगों से कि पटवा जी ने कहा कि अरे हमसे लड़ लो भैया, उन गरीब लोगों को काहे को सताते हो। कुछ नहीं बोले विद्याचरण जी। विद्याचरण जी ने स्वदेश के विज्ञापन शुरू करवा दिए। तो मैंने कहा कि लेकिन माथुर साहब से कहा कि लेकिन ये बात पुरानी हो गई है, अभी तो अब इसको छापने का मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई भी समाचार है तो जब भी उचित संदर्भ मिले उसको बिल्कुल छाप डालो। एक बात। और दूसरी बात ये कि चूँकि मैं पत्रकारों के संगठन में भी बहुत सक्रिय था, तो दुनिया भर के बहुत सारे देश देखने जाता था, और उसमें माथुर साहब की एक ही शर्त थी कि भाई तुम अपने पत्रकारों के बीच में जो करना है करो, तुम अपने सारी चीज़ों में भाग लो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर वहाँ कोई ऐसी चीज़ लगती है आपको जो अपने लिए समाचार होती है तो वो लिखो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं काफ़ी लिखता रहता था, उन दिनों धर्मयुग भी निकलता था, उसमें भी छपता था। एक बार किसी बात पर मैंने कहा तो माथुर साहब ने कहा, एक दो बार अगर आप किसी देश में जाते हो तो ये गलतफहमी मत पाल लिया करो कि तुम उसके विशेषज्ञ हो गए। आज दुर्भाग्य ये है कि विशेषज्ञता प्राप्त करना तो बात की बात है, हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा है कि हम जो है वो माइक्रोफोन वाली स्थिति में हैं कि बोल कोई भी रहा हो, हम सिर्फ अपने मुंह चला रहे हैं। जैसे आप गाते मुकेश हैं और आपको लगता है कि राज कपूर की आवाज़ में आ रहा है। तो ये जो स्थिति आ गई है, उसके लिए अब माइक्रोफोन को दोषी नहीं ठहराएंगे, अब राज कपूर को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। अगर वो गाना ठीक नहीं है तो उसके लिए आपके पीछे जो असली मुकेश है, आप उनसे कहिए कि भाई आपके जैसा नामी कलाकार इसके साथ न्याय नहीं कर रहा है। तो हम ऐसा नहीं करते, हम बल्कि इस बात में खुश होते हैं कि हमें मुकेश समझा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारों में ये जो कमी आई है, मैं ऐसा नहीं कहता कि दुनिया वीरों से खाली हो गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग पराक्रम समझते हैं उसमें हम ये समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है कि दरअसल हम चापलूसी में ज़्यादा घिर गए हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम अपने तय अपनी समीक्षा अपने अंदर सोचने के बजाय हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ जब बाहर जाएगी तो दूसरे लोग इसको देख के क्या सोचेंगे, सत्ता क्या सोचेगी, बाहुबली क्या सोचेगा। अब आप सोचिए कि उन पहलवान बच्चियों को जिस तरह से जंतर मंतर पर घसीटा गया था, उनके बारे में किसी को चिंता नहीं हुई। नहीं, अभी लेटेस्ट जो है बिल्कुल भी ताज़ा जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने 4 दिन पहले उसी के बारे में लिखा कि आप ये बताइए कि उन लड़कियों से ये कहा गया अपना स्पष्टीकरण देने के बाद तुम उत्तर प्रदेश आओ, और जिस आदमी के खिलाफ ये सारे आरोप थे उसका चमचा ये कह रहा है कि ये लड़कियां यहाँ पे आएंगी तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। मतलब वो ये बता रहा है कि यहाँ पे सत्ता सरकार और मुख्यमंत्री वगैरह मैं समझ रहा, हम तुम्हें गारंटी दे रहे हैं कि यहाँ आके अपना बयान दर्ज कराओ। और जिस दिन देश की जनता की अदालत उपचुनाव में कुछ और फैसला करती है, उस दिन अदालत को दूसरा फैसला करती है। अदालत ये कहती है कि सबूत सही सामने नहीं आए,
लेकिन अदालत ये पूछने में हिचक गई कि ये सामने क्यों नहीं आए। तो अब इसमें हम अदालत को दोषी ठहरा लें, सत्ता को दोषी ठहराने, सवाल ये है कि हम संवाद माध्यम वाले इस सवाल को उठाने से क्यों हिचक रहे हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे हैं? हम भी तो दोषी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थिति बन रही है वो हमारी अपनी कमजोरी छिपाने के लिए हम दूसरों पर दोष ज़्यादा डाल रहे हैं। हम अपना काम करते रहें, अगर उसके बाद कुछ होता है तो ठीक है। आप पत्रकार बनने के लिए आए हैं तो पत्रकारिता के गुण दोष जब आप देखेंगे तो आपको सहना भी पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ जो बात हुई माथुर के महात्मा, ये जी, विषय था और जी। बहुत सारे जो हमने संस्मरणों को याद किया तो उसमें जैसे वो एक आया कि इंदिरा जी की जो इमरजेंसी थी, जी, उस समय घोषित आपातकाल था। आज ये महसूस किया था कि आज अघोषित आपातकाल जी, ऐसा हाँ, माना जाता है, बिल्कुल महसूस सही किया कह रहे जाता हैं है। आप। और उस दौर में उस आपातकाल के बाद इंदिरा जी ने कई बार अपनी गलती को स्वीकारा, बाद में उन्होंने करेक्शन किए। जी। साथ में जब वो पुनः चुन के आई तो जो सबसे बड़े आलोचकों में थे, जैसे माथुर जी ने वो पन्ना खाली छोड़ दिया था, बार बार हम लोग उदाहरण करते हैं, और भी ऐसे लोग थे, शायद जी। कमलेश्वर जी का भी आप जिक्र जी, कर रहे थे। जी। तो जब आई सत्ता में तो उन्होंने इन लोगों की हाथों हाथ लिया, इनको वो जाना कि ये लोग क्या हमें देश को दे सकते। तो वो क्या था और आज ऐसा सोचा जा सकता है क्या? आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति चिकमंगलूर के चुनाव में उनके खिलाफ उम्मीदवार था, और अगर मुझे ठीक नाम याद है तो शंकरानंद, वो उनसे हार गया, वो उपचुनाव जीत गई, लेकिन जब सत्ता बदल गई और वो उनकी पार्टी में शामिल हो गए, उन्होंने उनको मंत्री बनाया। ये राजनीति में हुआ। चलो राजनीति में मान लिया कि लोगों को इस तरह का लोभ लालच दिया जाता है। आजकल तो जो है एक बार आप कोड़ा फटकार दें, हंटर फटकार दें तो लोग भागने लगते हैं उसी दिशा में। लेकिन पत्रकार और साहित्यकार के रूप में जो दो बातें, और जो दोनों उन व्यक्तियों से एक मेरा सौभाग्य था कि मैंने सुना। पहली जानकारी मुझे मिली थी माथुर साहब के भी पहले कमलेश्वर जी से, तो उनका बड़ा स्नेह था मुझ पे। और दरअसल ये कि हमारे अनुरोध पे वो छिंदवाड़ा जैसी छोटी जगह पे आए थे, दूसरी जगह आते थे। एक बार तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरी जगह से तुम बोल देना। इतने बड़प्पन वाले आदमी ने मुझे ये बताया, बाद में वो गंगा नाम की एक पत्रिका के संपादक भी हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि एक दिन मुझे ऑफ़र आया, निमंत्रित किया गया कि भाई वो दूरदर्शन में एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट है और उस पर आपको बुलाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कौन बुला रहा है? बोले नहीं, प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया है। तो मैं चौंका, मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं बात करना चाहूँगा, उनको शायद पता नहीं है। बोले अब ये नहीं पता तो मेरी एक बार मुलाकात करा दो। बातचीत हो गई, तय हो गया। ये इंदिरा जी ने उनको नाश्ते पे बुला लिया। तो नाश्ते पे पहुँचे तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि मैडम शायद आपको पता नहीं है, काली आंधी नाम की मेरी जो कहानी है उस पे आंधी फिल्म बनी है। अब उसका सारा सर पर बताने की ज़रूरत नहीं है, आप और आपके श्रोता पाठक सब इसको जानते हैं। इंदिरा जी ने बिना अपने गंभीरता को छोड़े पहला गंभीर चेहरे में कहा, मुझे इसके बारे में जानकारी है, आप दूरदर्शन को ठीक करने में जुट जाइए। गोदी मीडिया और मोदी मीडिया कहने लगा है। ये बड़ी बात है। और दूसरा ये कि माथुर साहब ने तो खैर जिस दिन आपातकाल लगा उस दिन नई दुनिया का जो संपादकीय पेज था पूरा का पूरा, आप देखिए कि पेज पूरा का पूरा उन्होंने खाली किया था। एक उन्होंने ही नहीं किया था, कुछ और भी अखबारों ने किया था। लेकिन इसके बाद जब चुनाव, इंदिरा गांधी ने भी ये सोचा कि नहीं, ये जो लोग मुझे कह रहे हैं वो अलग बात है, लोकतंत्र में हम एक कठोर निर्णय लेते हैं लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए। तो वो चुनाव कराने के लिए तैयार हो गई। बहुत लोग कह रहे थे कि स्थिति ठीक नहीं है। लोग अगर आज ये कहें कि नहीं इंटेलिजेंस ने कई बार गलत जानकारी दी तो आज भी देते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने एक खतरा मोल लिया, वो चुनाव हार गई। उसके बाद जब दोबारा 1980 में
वापस सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद लोगों ने उनसे ये कहा कि प्रेस में एक बड़ा वर्ग ऐसा हो गया है जो अपने पैसे, अपने संसाधन और निश्चित उनका लक्ष्य, उस समय स्टेट्समैन और ये इस तरह के बड़े अखबार थे वो थे, तो उन्होंने कहा कि प्रेस आयोग बनाना चाहिए जो ये बताए कि ये अपने आर्थिक स्रोत बनाने के लिए या उन चीज़ों को जिनसे उनकी कमाई होती है उनको मजबूत करने के लिए सत्ता पर दबाव डालते हैं। और उस प्रेस आयोग में उन्होंने आमंत्रित किया राजेंद्र माथुर को। तो राजेंद्र माथुर के सामने प्रश्न ये था कि मुझे जाना चाहिए कि या नहीं जाना चाहिए। तो राहुल बारपुते जी जैसे उनके जो मतलब जो उनको बहुत सम्मान करते थे, एक बात जो इससे सीधे संबंधित नहीं है कि माथुर साहब जब संपादक बने तो उसके बाद उनको विदेश यात्रा का अवसर आया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी नौकरी करती हैं और मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, हम उनको छोड़ते हैं अपना दोपहिया पे इंदौर में, तो कैसे करेंगे। राहुल बारपुते ने कहा कि तुम विदेश जाओगे और तुम्हारी गैरहाजिरी में ये सब काम मैं करूँगा। तो ये संबंध होते थे और इसीलिए उन्होंने जब ये कहा कि देखिए उन्होंने ये तय किया है और एक संपादक को वहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है, आपकी व्यक्तिगत भूमिका क्या है ये नहीं है, ये एक संपादक की भूमिका थी। तो सत्ता अगर संपादक की भूमिका को सही मान रही है तो जाना चाहिए और यही उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अपनाया। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की स्थिति आज के बारे में कल्पना भी की जा सकती है और इसके लिए हम सिर्फ सत्ता को दोष दे दें कि भाई हमारे प्रधानमंत्री को या दूसरे मंत्रियों को बात करने की फुर्सत नहीं है या वो बात करने से बचना चाहता है। तो हमें ये भी तो देखना है कि आप ये बताइए कि हम अखबार वाले कितने दोषी हैं। हमने सोमनाथ के बारे में ऊपर से लेके नीचे तक कितने लोगों के अपने लेख छाप दिए, आखिर कोई पूछता क्यों नहीं। तो दरअसल हम अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिए ये कहें कि आज वैसे संपादक नहीं है, कि आज राजेंद्र माथुर होते तो उन पे इस तरह के दबाव नहीं आते। मैं वो पूछूंगा आपसे, मैं दो सवाल करके खत्म करूंगा। मैं दो सवाल करके खत्म करूंगा। एक तो सवाल ये कि आपने कहा कि वो जो इंदिरा जी जिन्होंने कहीं अपने जो भूल को कहीं स्वीकारा और एक तरीके से उन्होंने उन आलोचकों को अपने साथ लिया कि जो वास्तव में कहीं दिशा दशा देश को दे सकते थे, उतना बड़ा दिल दिखाया। और मैंने आपसे पूछा तो ये जो अभी आज जैन जी जैसा मसला हुआ, राम मंदिर दान डकैती वाले जो आरोप हैं तमाम, मैं तो जैन जी प्रधानमंत्री जो माफ कर रहे हैं उनको, देश चाहता है कि वो रिग्रेट कर दें, नहीं आ रहे हैं जो हमारे गृह मंत्री जी वक्तव्य देने, एक अदद वक्तव्य की पता चल जाए पैलेट गन कैसे चली, कैसे वो लाठीचार्ज बर्बरता हुई। तो ये जो ये चीज़ें हैं, क्या इसको कैसा इतनी इतनी की सब चीज़ें आप जब बार बार नेहरू को कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं, आप इंदिरा जी को आप बार बार कटघरे में इमरजेंसी की बहुत याद करते हैं, तमाम आप जो जितना दौर रहा है, तो ये क्या इन चीज़ों को नहीं समझ सकते, नहीं इनको नहीं, क्या है इसको कैसे देखें। आप ये बताइए कि हम में से कितने लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं जो आप पूछ रहे हैं। पहला कारण तो ये है। अब ये बताइए कि क्या ये संभव था कि जनरल डायर अगर ज़िंदा होता, आज वो कहता है कि अरे जाओ भाई, तुम लोगों को हमने गोली से भून दिया और तुम लोगों को अमृतसर में उस कुएं में कूदना पड़ा, तो क्या हम उसको माफ़ कर देते। उन्हीं की बेटी यहाँ पे आई थी और उसने अपने पिता के बारे में कहा था, उस पर बाद में फिल्म भी बनी। सत्ता से पूछने के लिए बड़े पत्रकार, बड़े संपादक ही जिम्मेदार नहीं हैं, जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे भी लोग इस बात को उठाते हैं। दिक्कत ये हो गई है, अब मामला बहुत व्यक्तिगत आपने पूछ दिया है। अभी कुछ दिन पहले मैं महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ मंत्री के पास था, किसी एक कार्यक्रम के लिए ये तय हो रहा था। उन्होंने रात में 12 साढ़े 12 बजे तक काम किया था और उसके बावजूद जब मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं तो कल निकलना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे 9 साढ़े 9 बजे बुला लिया। खांसी सर्दी से परेशान थे वो। तो मैंने कहा आपकी तो तबीयत ख़राब नहीं है? बोले भाई काम तो करना है।
तो बाकी सब बातों के बाद में धीरे से मुझसे पूछते हैं, आप तो दिल्ली में रहे हैं, ये जो कुछ चल रहा है इसके बारे में आप लोग कुछ बताते नहीं। मैंने उससे कहा कि आप उस पूरा जो ढांचा है, उस ढांचे में कहीं बहुत महत्वपूर्ण जगह पे आप लोग फिट हैं, आप लोग क्यों नहीं बताते? हमें तो जो कहना है, मैं सबकी तरफ से कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन हमें जो जितना कहना है हम तो कर रहे हैं, लेकिन आपको तो करना चाहिए। अरे भाई, आप जानते हो आजकल बोलना ठीक नहीं होता है। तो दरअसल ये जो संवादहीनता है, इस संवादहीनता के लिए दो बातें समझ में आ गई हैं। एक तो आप ये देखिए कि पिछले कुछ सालों में कितने कानून बदले गए हैं। सिर्फ भारतीय लिखने से हमारी कानूनी संहिता जो है वो भारतीय नहीं हो जाती। अगर उसमें तानाशाही के लक्षण हैं तो हमें उनको हटाना चाहिए। हमारे डिजिटल फोरम पे जिस तरह के बदलाव करने की कोशिश है और संपादकों की संस्था हर मामले में वहाँ जाती है तो लगता है कि ये शत्रु है। एक बात सत्ता को भी याद रखना चाहिए कि अगर संवाद माध्यम कोई बात आपको बता रहे हैं तो वो आपके दुश्मन नहीं हैं, वो आपको ये बता रहे हैं कि आप जो करना चाहते हैं उसमें यहाँ पे खामी है, कमज़ोरी है, आप उसको निंदक नहीं राखिए। अगर इतने साल पहले कहा था, और पढ़े लिखे सत्ताधारियों को तो इस बात पे करना चाहिए, और जो पढ़े लिखे सत्ताधारी सलाह देने का दावा करते हैं उनको ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए इसको। बिल्कुल। मैं आखिरी प्रश्न करूंगा प्रकाश सर कि अगर माथुर साहब आज होते तो ये जो हाल है हमारे मीडिया का, जिसको अब गोदी मीडिया कहा जाने लगा या मोदी मीडिया कहा जाने लगा, ये जितना जो मैंने जहाँ से शुरू किया था कि ये जो दर्द है सबका कि हम वो अभिव्यक्ति की जिस तरीके से एक आवाज़ को बुलंद किया करते थे, यहाँ तो चुप्पी ही चुप्पी है चारों तरफ। तो फिर क्या वो उनका एक सोच होता, क्या वो संदेश होता? अंतिम मेरा प्रश्न। ये देखिए बहुत काल्पनिक प्रश्न है, मैं इसके बारे में कोई अटकल लगाऊं ये संभव नहीं है। आपने बहुत लंबे तक काम किया तो फिर भी कुछ उनकी जो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो होते तो इस तरह से जो अब जिस आदमी ने ये कहा था, पत्रकारों का मजाक उड़ाया था लाल कृष्ण आडवाणी ने सूचना मंत्री बनने के बाद, कह रहे साहब इनसे तो कहा था कि तुम झिक जाओ, ये तो रेंगने लगे, यही कहा था ना। और उसके बाद उनका क्या हुआ, उन्होंने कितने बार मुंह खोला। तो अब मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जो माथुर साहब को देखा, परखा, समझा, उनसे सीखा, उनको पढ़ा, उससे मुझे लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, अखबार के मालिक उस समय भी निकाल सकते थे। मुझे याद है कि जब उनसे आखिरी बार को मेरी मुलाकात हुई, उनके निधन के 2 दिन पहले वो मेरे निवास पे भोजन करने आए थे, तो मैंने उनसे कहा कि साहब इतना सारा आप लिखते हो, 1-2 किताबें भी आनी चाहिए आपकी। तो मुझसे कहते हैं कि अरे भाई पहले ये सब, उनको अंदाज़ा नहीं था कि इतने जल्दी ये हो जाएगा। अब उसके पीछे क्या कारण थे और किस तरह से असमय उनका देहावसान हुआ वो बात अलग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ये मान के चलते थे कि हम जिस संस्था को, संवाद माध्यम नाम की संस्था को मजबूत करने पे तुले हैं, और उसके लिए उन्होंने बड़े खतरे मोल लिए। एक वक्त ऐसा भी था कि उन्हीं के कुछ सहकारी, उन्होंने कह दिया कि साहब ये आजकल तो अंग्रेजी का जलवा है, तो ये दैनिक नवभारत टाइम्स जो निकलता है उसके बजाय टाइम्स ऑफ इंडिया हिंदी निकालें। लेकिन उन्होंने इस जोर शोर से उसका विरोध किया और वो योजना उन्होंने ठप कराई। तो मुझे लगता है कि जूझने में, देखिए हार या जीत अलग बात है। आप ये कहोगे कि मैं हार जाऊंगा इसलिए आप, जैसे मैंने आपसे शुरू में ही कहा, अगर आप मैदान छोड़ देते हैं तो ठीक है, फिर आप क्यों किसी से शिकायत करते हैं? आप अगर जूझ रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी वीरता है, आपका पराक्रम है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रकाश दुबे जी को। हम लोग बात कर रहे थे राजेंद्र माथुर जी को लेकर, और राजेंद्र माथुर जी को लेकर जो किस तरह का उनका सोच था। देश सब कुछ है, लेकिन आज यदि माथुर साहब होते
तो वो भी उन्होंने कहीं इसको परिलक्षित किया। और बाकी प्रकाश जी ने ये कहा कि मैदान खाली नहीं छोड़ना है, गोल पोस्ट खाली नहीं छोड़ना है, खेलने का प्रयास करते रहना है। इस चर्चा में इतना ही। आपको कैसी लगी ये चर्चा जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा, राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और जैसा हम अंत में कहते हैं, अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना तभी तो भाई हौसला अफजाई होगी। प्यार उसमें देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।